अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैरिंग्स की। लैरिंग्स को अपन क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। प्यूबर्टी तक इसका जो साइज़ है वो अलग होता है, अडल्ट एज में आकर इसका साइज़ अलग होता है और फिर ओल्ड एज में आकर इसका साइज़ फिर से चेंज हो जाता है। तो देखो किस तरीके से इसमें चेंज आता है। अंटिल प्यूबर्टी इसका साइज़ जो है वो छोटा होता है, मतलब प्यूबर्टी तक इसका साइज़ छोटा होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेल और फीमेल ग्रोथ करते हैं तो मेल के अंदर इसका साइज़ थोड़ा लार्ज हो जाता है, थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, एक उभरी हुई हड्डी के रूप में गले में किसी मेल में ये दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल क्या है, लैरिंग्स का ही उभरा हुआ भाग है, ठीक है। और धीरे धीरे ये वॉइस को क्या देता है, भारीपन देता है मेल्स के अंदर। उसके बाद में देखो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर लैरिंग्स में क्या होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं। लैरिंग्स इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल कार्टिलेज। लैरिंग्स जो है वो बहुत सारे कार्टिलेज से मिलकर के बना हुआ होता है, जो आपस में ईच अदर एक दूसरे के साथ में लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं, लिगामेंट और मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर देखो 4 कार्टिलेज बताए हैं। पहला कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज, दूसरा है एक क्रिकॉइड कार्टिलेज, तीसरे हैं 2 एरेटिनॉइड कार्टिलेज। ये तीनों कार्टिलेज मिलकर कहलाते हैं हाइलिन कार्टिलेज। चौथा है एक एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस अपन अलग से पढ़ेंगे, एपिग्लॉटिस क्या होता है। एपिग्लॉटिस एक इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज है। अभी मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ यही चीज़। इसके अंदर देखिए, ये जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है ये है थायराइड कार्टिलेज, उसके नीचे है क्रिकॉइड कार्टिलेज, उसके नीचे है एरेटिनॉइड कार्टिलेज और ये है एपिग्लॉटिस। ये दिख रहा है सबको, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, एक लिड, एक ढक्कन की तरह काम करता है। जब इस पैसेज से फूड और एयर दोनों साथ में आते हैं तो ये एपिग्लॉटिस, जब फूड अंदर आता है तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, एयर पैसेज को कवर कर लेता है। यहाँ से एयर पैसेज को कवर कर लेता है तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो एयर पैसेज में नहीं जाते, फूड पाइप में ही जाते हैं, विंड पाइप में नहीं जाते। यानी कि ईसोफेगस में खाना जाएगा, ट्रेकिया में खाना नहीं जाएगा। तो ये जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करता है, एक ढक्कन की तरह काम करता है। उसके बाद में देखिए थायराइड कार्टिलेज है, सबसे बड़ा कार्टिलेज है। अभी डायग्राम में दिखाया मैंने आपको, ये एक दूसरे से लिगामेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। किससे, हायोइड बोन से। हायोइड बोन देखिए एक बार फिर से डायग्राम के अंदर, ये जो बोन है ये कौन सी बोन कहलाती है, हायोइड बोन कहलाती है। तो इस हायोइड बोन से ये देखिए, ये साइड में आपको ये तंतुनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, ये तंतुनुमा स्ट्रक्चर क्या है, कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज से ये थायराइड कार्टिलेज जो सबसे बड़े साइज़ का है वो हायोइड बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में देखिए क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है। ये सिंगल रिंग जैसी स्ट्रक्चर का होता है। इसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो एरेटिनॉइड कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ होता है विथ थायराइड कार्टिलेज। यानी कि ये क्या करता है, पीछे की तरफ ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में एरेटिनॉइड कार्टिलेज जो है वो ये पिरामिड शेप का होता है, थोड़ा सा ऐसे त्रिभुजाकार सी आकृति का होता है। एंड ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से पीछे की तरफ से जुड़ा हुआ होता है और आगे की तरफ से ये एकदम फ्री होता है। उसके बाद में एपिग्लॉटिस मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया, ये लीफ शेप होता है। लीफ का मतलब पत्तीनुमा आकृति का होता है, या कहें तो एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इलास्टिसिटी होती है इसमें, तभी ये खुलता और बंद होता रहता है। ये लिड की तरह काम करता है, लैरिंग्स को बार बार ढकने का और खोलने का काम करता है ड्यूरिंग स्वेलोविंग एंड प्रोटेक्टिंग द लंग्स फ्रॉम द इनहेलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए, यानी कि ट्रेकिया में ना चला जाए, या कोई भी फूड पार्टिकल ट्रेकिया में ना चला जाए, बैक्टीरिया ना चला जाए, इसलिए ये एक लिड की तरह काम, ढक्कन की तरह काम करता है। उसके बाद में इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देखिए। ब्लड सप्लाई इसको होती है सुपीरियर और इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरी से, और जो इम्प्योर ब्लड है वो किससे ड्रेन होता है, थायराइड वेन से ड्रेन होता है। इसके अलावा इसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व सप्लाई होती है। उसके बाद में देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। लैरिंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो
इसके अंदर मेनली वोकल कॉर्ड और वोकल कॉर्ड के फंक्शंस हम देखेंगे कि वोकल कॉर्ड जो है वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, दो फोल्ड के, म्यूकस मेम्ब्रेन के दो फोल्ड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक वोकल कॉर्ड बनाते हैं। ये फ्री एजेस का मतलब जैसे कोई फ्री का मतलब तो होते हैं स्वतंत्र, और एजेस का मतलब किनारे। तो ये जो दो म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है वो आपस में बिल्कुल पतली होती है, पतली सी जुड़ी झिल्ली संरचनाएं होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो जैसे ही एयर अंदर जाती है, एयर अंदर जाने की वजह से इनके अंदर कंपन पैदा होता है, और उस कंपन की वजह से क्या पैदा होता है, साउंड पैदा होता है। तो जितना तेज़ कंपन होगा इन कार्टिलेज के अंदर उतने ज़्यादा पिच की आवाज़ पैदा होगी। पिच का मतलब होता है गहरी आवाज़ पैदा होगी, ठीक है। जितना कम वाइब्रेशन होगा आवाज़ में उतना ही दम कम होगा, आवाज़ जो है वो धीरे होगी, ठीक है। इनको कंट्रोल, वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए इनके आसपास मसल्स पाई जाती हैं, लिगामेंट्स पाए जाते हैं जो इन वोकल कॉर्ड्स के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। यानी कि वोकल कॉर्ड जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतना ज़्यादा उनके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, वोकल जितनी मसल्स रिलैक्स रहेंगी उनके अंदर वाइब्रेशन उतना ही कम होगा। जो मसल्स हैं वोकल कॉर्ड को जो कंट्रोल करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वोकल कॉर्ड जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं। स्ट्रेच का मतलब खींचते हैं, टाइटली अक्रॉस, एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। और एक दूसरे से दूर नहीं जाते, एक दूसरे के पास आते हैं। पास आने की वजह से क्लोज, एक दूसरे के क्लोज आते रहते हैं। और जब वोकल कॉर्ड हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इस कंडीशन में जब ये अडक्ट करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, जो साउंड है वो कम प्रोड्यूस होगा। और हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा, जो वोकल कॉर्ड है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और उनमें कंपन ज़्यादा पैदा होगा। जितना ज़्यादा कंपन पैदा होगा उतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ पैदा होगी। स्पेस बिटवीन दी वोकल कॉर्ड, दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, ग्लॉटिस कहलाता है। दो वोकल कॉर्ड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, ग्लॉटिस कहलाता है। अब देखो लैरिंग्स के फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अंदर इसका साउंड का पिच कैसा होना चाहिए, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, उसकी गूंज, रेजोनेंस कैसा होना चाहिए, ये वोकल कॉर्ड के फंक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना तेज़ी से एयर अंदर जाएगी उतना वाइब्रेशन होगा, और जितना वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा साउंड तेज़ पैदा होगा। स्पीच में हेल्प करता है, यानी कि बोलने में हेल्प करता है। तीसरा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और चौथा है, एयर के पैसेज का काम करता है, क्योंकि लैरिंग्स से होते हुए एयर ट्रेकिया में एंटर करती है।